उधर गजेंद्र फोगाट से न्यूज 18 ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में हरियाणा में जो गन कल्चर बढ़ रहा है उस पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में बढ़ रहा गन कल्चर का जो क्रेज है ये सब पंजाब के इशारे पर हो रहा है। पहले पाकिस्तान ने पंजाब में इसे बढ़ावा दिया, युवाओं को नशे में धकेला, फिर अपराध को बढ़ावा दिया। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर इसी बात का उदाहरण है। गायक मासूम शर्मा के आरोपों का भी गजेंद्र फोगाट ने जवाब दिया, कहा मैं सॉफ्ट टारगेट हूं, मैं जिस पद पर हूं ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। तो गन कल्चर है उसको बड़ा बढ़ावा आजकल गानों के अंदर मिलने लगा है। आप कैसे देखते हैं एज ए कलाकार और एज ए सरकार के नुमाइंदे होने के नाते? देखिए, ये समस्या सबसे ज्यादा गहराई पंजाब में पहले, अभी धीरे धीरे हरियाणा में आ गई। बेसिकली जो मुझे लग रहा है ये समस्या गहरी तब हुई जब हरियाणा प्रदेश में पंजाब की जो कंपनियां हैं उनकी एंट्री हुई। मैं नाम ले रहा हूं, स्पीड रिकॉर्ड हरियाणवी, व्हाइट हिल धाकड़, बहुत सारी ऐसी कंपनियां SMI जिन्होंने ये देखा कि हरियाणवी म्यूजिक तो चढ़ता जा रहा है, तो अब इससे पैसा कैसे कमाया जाए। लेकिन क्योंकि पहले से ही पंजाब में गन कल्चर के गानों का बहुत जोर शोर था और वहां के सारे सिंगर्स इसी से तंग आके विदेशों में भाग गए थे कि वहां पे गन कल्चर के बाद गन शुरू हो गई थी। तो और ये एक बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बॉर्डर स्टेट है पंजाब, पाकिस्तान से पैसा आया पहले नशे के लिए, उसके बाद गन्स के लिए, उसके बाद गन कल्चर के लिए, यानी कि गन को ग्लोरीफाई करो। ये बताओ कि गन बुरी चीज नहीं है, गन अच्छी चीज है, गन हीरो रखता है, गन हीरो रखता है। तो ये बता के ग्लोरीफाई करके, गन को ग्लोरीफाई करते हुए गाने बनाओ, बदमाशी को ग्लोरीफाई करते हुए गाने बनाओ, ताकि यूथ में गन के प्रति आकर्षण बढ़े, विकर्षण ना बढ़े। और पंजाब सारा कल्चर खराब हो गया, वहां पे मर्डर होने शुरू हो गए, वहां के सिंगर्स गनों को लहराते हुए रील्स बनाने लग गए और आप नतीजा देख रहे हो, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया और कई। उधर इससे पहले गुरुग्राम में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के कार्यक्रम में कल देर रात हंगामा हो गया। लाइव शो चल रहा था और इसी दौरान फरमाइश पर मासूम शर्मा ने अपना बैन किया हुआ गाना गाना शुरू कर दिया, जिसे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। मासूम शर्मा के हाथ से माइक छीन लिया। इसी बीच में कुछ युवकों के साथ बाउंसर्स ने मारपीट भी की है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 में ये लाइव शो चल रहा था। सरकार ने मेरे को ये साइन कर रखे, मैंने इस कागज पे, मैं खटोला राणा नहीं गा सकता। ये साइन कर रखे, मैंने इस कागज पे, मैं खटोला राणा नहीं गा सकता। तो हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के कार्यक्रम में हंगामा हुआ, लाइव शो चल रहा था। इसी बीच उनके फैंस की तरफ से कहा गया कि जो विवादित गाना उनका है उसको गाया जाए। वो गाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने मासूम शर्मा के हाथ से माइक छीन लिया। इस बीच मासूम शर्मा भी अपने फैंस को ये समझाते नजर आए कि उन्होंने बकायदा कागज पर साइन किए कि ये गाना वो नहीं गाएंगे और इस गाने समेत उनके 5 गाने यूट्यूब से सरकार ने हटा भी दिए हैं। कुछ और विवादित गानों को भी हटाया गया जिनमें गन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था। हरियाणा सरकार की सख्ती के बाद लगातार विवाद बढ़ता हुआ। विवाद उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब मासूम शर्मा ने इस फैसले के पीछे गजेंद्र फोगाट का हाथ बताया, कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और गजेंद्र फोगाट के इशारे पर उनके गाने यूट्यूब से हटवाए गए। इससे पहले हमने आपको सुनवाया था, गजेंद्र फोगाट ने पहली बार इस पूरे विवाद पर न्यूज 18 पर आकर अपना
पक्ष रखा, कहा कि उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। वो बड़े ओहदे पर बैठे हैं, ऐसे पद पर बैठे हैं जिसको लेकर कुछ लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ गजेंद्र फोगाट ने यह भी आरोप लगाया कि सबके पीछे पंजाब है। पंजाब में पहले इसी तरीके से गन कल्चर को प्रमोट किया गया, हिंसा को बढ़ावा दिया गया, फिर युवाओं को नशे में धकेला और सबके पीछे पाकिस्तान था। अब यही साजिश पंजाब के जरिए हरियाणा में की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने केजरीवाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि भारत में अंग्रेजों से ज्यादा तानाशाह राज चल रहा है। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एमएसपी वाले बयान पर कहा कि हुड्डा की कोई फसल है तो बता दें, उस पर भी काम किया जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका निजी बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देसी दारू बनाने से किसानों की आय बढ़ेगी। केवल तस्वीरें लगा देने से उनके आदर्श व्यवहारिक नहीं हो सकते। आदर्श पार्टी के या नेताओं के व्यवहार में झलकने चाहिए। जिन महापुरुषों की इन्होंने तस्वीरें लगा रखी हैं, उन्होंने कब कहा था कि शराबें बांटो? उन्होंने कब कहा था कि ठेके खुलवाओ? उन्होंने कब कहा था कि भ्रष्टाचार करो? उनकी जो कहानियां हैं उसके विरुद्ध जाकर आपने और आपकी पार्टी ने आचरण किया है। हमारे सरकार की घोषणा है कि 24 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। अब हुड्डा साहब की कोई फसल है तो वो बता दें, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। इससे सहमत नहीं है, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। पति के साथ विवाद के बाद इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अब बड़ा आरोप लगाया है। पति से विवाद के बाद मीडिया में स्वीटी बुरा का ये बड़ा बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उनकी तरफ से की गई और पति दीपक हुड्डा पर कहा कि उन्होंने उनके खिलाफ झूठी एफआईआर करवाई है। मुझे दीपक से छुटकारा चाहिए। मेरे परिवार पर संपत्ति हड़पने के झूठे आरोप लगाए गए। अधिकारियों ने मुझ पर दबाव बनाया, घंटों थाने में बिठाया गया, मैं डिप्रेशन में हूं। ब्लैकमेल बोल सकते हैं, इमोशनली मेरे को बोला कि मैं बिना माँ बाप का बच्चा हूँ और मेरी मतलब ऐसे करके एक सॉफ्ट कॉर्नर उसने हमारी फैमिली में और मेरे अंदर बनाया। और मेरी बातचीत उनसे शुरू हुई 2015 में। मैंने जब उस इंसान से बात करना स्टार्ट किया, उस टाइम मैं आपको बता दूं कि आज वो संपत्ति हड़पने के मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। जब 2015 में मैंने बात की थी तो उसके घर में एक टॉयलेट भी नहीं होता था। उसके घर में एक टॉयलेट नहीं होता था, तसले में नहाते थे वो लोग। ऐसे इंसान का मैंने हाथ पकड़ा था। मेरी गलती ये रही कि मैंने उस इंसान का, और उस टाइम मैं वर्ल्ड की मेडलिस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एशियन की मेडलिस्ट और बहुत बार नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। और उस टाइम दीपक हुड्डा इतना बड़ा चेहरा नहीं था। वो नेशनल खेला था लेकिन नहीं, वो इंटरनेशनल प्लेयर था। अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं क्या उस इंसान का हाथ पकड़ती उस टाइम? उसने विश्वास भी जीता मेरा और मेरे माता पिता का। हम उस पर ब्लाइंडली फेथ करते थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वो ऐसे बोलता, मेरा माँ बाप नहीं है तो आप ही मेरे माँ बाप हो। और उस टाइम हमने उसके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ किया। मेरा ये एक कसूर है कि मैंने किसी के ऊपर अंधा विश्वास किया। और उस आदमी ने अपना टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में जो हमारे 16-17 में जो 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाले और वापस कितने लिए? 7 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तो उसने उसी साल हमारे खा गया वो। और वो बोल रहा है कि मैंने धोखा किया। ऐसे ही सारे रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने लिखित में हर साल के सालाना जो रिकॉर्ड किए हुए हैं, और वो आपको मेरे वकील बता देंगे उसके बारे में, क्योंकि मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं सारे आंकड़े याद कर सकूं, क्योंकि 4-5 साल की बात है। बोल रहा है कि मेरा प्लाट धोखे से नाम करवाया,
मैंने कौन सा धोखे से नाम करवा लिया। प्लाट भी आज भी उसी इंसान के नाम पर है। वो प्लाट, आधा प्लाट उसके नाम पर है और आधा प्लाट मेरे नाम पर है, जो कि मैंने शादी से पहले 2018 में मैंने खरीदा था। शादी के बाद नहीं खरीदा था कि जो उसकी संपत्ति होगी, ऐसा नहीं है। एज ए वाइफ मैंने उसकी कोई संपत्ति पर कभी कोई अधिकार, मैंने 100 रुपए भी कभी उस इंसान से नहीं लिए हैं। मैं आपको बता दूं, उस इंसान का मैंने 2018 में जब मैंने प्लाट लिया, मेरे प्लाट की सारी ट्रांजैक्शन मेरे खाते से की हुई है। वो खाता भी यहाँ पर है, उसकी सारी डिटेल मैंने रोहतक पुलिस को भी दी हुई है। तो वो प्लाट के पैसे मैंने दिए हैं, तो वो प्लाट आधा उसका कैसे हो गया। और बात जहाँ आती है धोखे की, तो मेरे प्लाट पर उस इंसान ने 67 लाख रुपए का, हमने टोटल का वो प्लाट लिया था, उसका 33.5 लाख उसके रुपीस थे। 33.5 लाख रुपए देकर वो आदमी मेरे से बगैर बताए, मेरे से साइन करके, गुड फेथ में साइन करवा कर 80 लाख रुपए उसने HDFC बैंक से लोन ले रखा, वो मेरे को बगैर बताए, और धोखा मैंने कर दिया।